14 इयर्स की एज में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे स्टैंड लेने के लिए खुद को मजबूर कर दिया. आई हैव बीन माय बर्थ साइन वाज अ बॉय. आई वॉज नेवर बॉर्न एज अ गर्ल. बट धीरे धीरे जब एक एज हुआ वो प्यार कहीं ना कहीं बुलिंग और डिस्क्रिमिनेशन में बदल गया. मेरे लड़की बन जाने से किसी का इमोशंस हर्ट नहीं हो रहा है. कभी भी खुद को एज अ गे नहीं देखती थी. मैं हमेशा खुद को एज अ वुमन देखती थी. अगर सबके साथ सोना ही होता तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं खुद पे. तो दोस्तों, फिर एक बार इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से फिल्मी टॉक्स में पेश करने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने ज़िंदगी के मुकाम में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहुँचने के लिए कई सारी चीज़ें महसूस की, पीड़ाएं सही और अपने दृढ़ निश्चय पे अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए वो सब किया जो शायद सब हिम्मत नहीं रख पाएंगे. आज हमारे साथ पॉडकास्ट में अश्मिता के साथ है नव्या सिंह. Hi Navya, welcome to our show. We are so glad to have you here. थैंक यू सो वेरी मच अश्मिता. So आपका दिन कैसा रहा आज? Oh my God, today is a fully rainy day. Even you know that महाराष्ट्र में Yes. बहुत ज़्यादा रेनी सीजन चल रहा है. जी. So quite hectic. बहुत सारे schedules थे. I have to finish my yoga classes and all. Kind of, but it was good. You are looking beautiful, fit. So मैं आपके ब्यूटी का राज जानना चाहती हूँ. आपके फिटनेस के लिए आप क्या करती हैं वो जानना चाहूँगी. To be very honest, ऐसा कुछ खास नहीं करती हूँ मैं. Really? तो हमेशा लड़कियाँ सीक्रेट्स छुपाती हैं. तो I'm telling you, I believe that happiness is your beauty. तो मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे जो भी सिचुएशन रहे मैं हमेशा खुश रहूँ. योगा में ज़्यादा मेरा ट्रस्ट है. मैं योगा एवरीडे करती हूँ. बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीऊँ क्योंकि आपका वाटर का इंटेक ही आपके स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा रखता है. एंड ऑफ कोर्स यस, माय सिंगिंग, माय डांसिंग मेक्स मी हैप्पी एंड मेक्स मी ब्यूटीफुल. Exactly, and वो दिख भी रहा है. So nice. थैंक यू. So नव्या, I want to know something कि नव्या का जन्म कब हुआ? नव्या का जन्म इतना इजी नहीं है. अगर ये नव्या शब्द ले ले तो काफ़ी प्रशंसा और सराहनीय इसका मीनिंग होता है. बट मुझे इस नव्या बनने में 13 साल लग गए. इससे पहले मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान कुछ और थी. आई वॉज बॉर्न इन कटिहार. बिहार का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिस्ट्रिक्ट है. मैं एक पंजाबी कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा हुई थी. When I was born, my birth sign was a boy. I was never born as a girl, a biological girl. जमींदार फैमिली से होने के कारण मैं घर में एल्डेस्ट पोता बन के पैदा हुई थी. पता नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मुझे मेरी आइडेंटिटी के लिए मेरे घर वालों से फाइट करना पड़ेगा, समाज से फाइट करना पड़ेगा, खुद से भी फाइट करना पड़ेगा. एक लंबी लड़ाई लड़ी है मैंने. और it's been I guess 13 or 14 years I have given this name Navya, and today worlds know me as a Navya Singh. Yeah. Wow. So नव्या से पहले आप कौन थे? It's very personal. I can't disclose my previous name because मैं उस नाम को बहुत पहले मार चुकी हूँ. मेरे लिए रियल आइडेंटिटी नव्या है. बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि नव्या से पहले की जो जिंदगी थी शायद वो पिंजरे में बंद एक ऐसी चिड़िया थी जो सांस लेने के लिए हमेशा अपने अंदर घुटन महसूस करती थी. अपने इमोशंस को लोगों से शेयर नहीं कर पाती थी. हमेशा ये शुरुआत से ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चलता रहा. फैमिली में सबसे बड़ी होने की वजह से आपको पता है कि जब आप एक ऐसे कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा लेते हो जहाँ पे आपके बड़े ही फैसला लेते हैं, और खासकर मेल डोमिनेटेड समाज पंजाबी फैमिली में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपने क्लोजेट से आउट होना. मदर से बहुत ज़्यादा क्लोजेट थी मैं, और हमेशा मेरी माँ से मैं सारी चीज़ें शेयर किया करती थी. माँ जननी होती है. बिल्कुल. मदर नोज एवरीथिंग. 9 महीने कोख में रखा है उन्होंने मुझे. वो मुझे बेहतर नहीं जानेंगी तो कौन जानेगा. तो बचपन से एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल. क्वाइट 11-12 इयर्स तक काफ़ी नॉर्मल था.
जो बचपन में मुझे प्यार मिलता था, जो सम्मान मिलता था, जो क्यूट और बहुत ही प्यारा बच्चा है, बट धीरे धीरे जब एक एज हुआ, वो प्यार कहीं ना कहीं बुलिंग और डिस्क्रिमिनेशन में बदल गया। मैं समझ सकती हूँ आज के वक्त में ऐसा क्यों होता था, बट उस वक्त मेरे लिए ये समझना कि मैं किस इमोशनल जद्दोजहद से गुजर रही हूँ या मैं खुद के लिए क्या लड़ाई लड़ रही हूँ, ये समाज को समझा पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक वक्त में जो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक वक्त ऐसा आया सब लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा मम्मी से कहने लगे, अरे तुम्हारा बेटा बेटा नहीं होना चाहिए था, तुम्हारे बेटे की तो बेटी पैदा होना चाहिए था। आज तुम्हारा बेटा लिपस्टिक लगा के नहीं आया है क्या? आज तुम्हारे बेटे ने फ्रॉक नहीं पहना है क्या? इस तरह के कमेंट से होके मेरे मदर फादर को गुजरना पड़ा है। और डिस्क्रिमिनेशन और बुलिंग किसे कहते हैं, आई थिंक मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। आपको कोई और बोल दे तो समझ में आता है क्योंकि वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब आपका कोई परिवार आप पे सवाल उठाए, आपकी आइडेंटिटी पे सवाल उठाए, आपके पेरेंट्स पे सवाल उठाए, तो आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ होती है। बिल्कुल। तो आपके पेरेंट्स तक आपने ये बात कैसे पहुंचाई? ऐसे ही एक शाम का वक्त था। इतनी आसान सी तो बात नहीं है कि मैं अचानक से पेरेंट्स के पास चली गई और पेरेंट्स से मैंने कह दिया। एक दिन मम्मा शाम में रोटी बना रही थी एंड मैं वहाँ पे बैठी एंड आई सेड टू माय मदर दैट लुक, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस बॉडी एंड आई वांट टू बी अ गर्ल। शी वाज न्यू एज समहाउ बिकॉज 11 साल 9 महीने कोख में और उसके बाद 11 साल में माँ के साथ रही हूँ। मैं जितना मेरे फादर से क्लोज नहीं थी या मेरे ब्रदर से क्लोज नहीं थी, उतनी ही क्लोज मैं मेरी माँ और मेरी दादी से थी। सो माई दादी यूज्ड टू बी माई वेरी गुड फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स यस माई मदर यूज्ड टू बी माई मेंटोर। माँ की साड़ी का पल्लू पकड़ के इधर से उधर घूमना, माँ कभी किचन में कुछ बना रही है तो उनके साथ किचन चले जाना, मतलब कि मेरी माँ जो एक्टिविटीज करती थी मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था। और मेरे पिताजी के जो एक्टिविटीज थे या जो एक हमेशा से एक पैटर्न रहा है, मेल हमेशा अपने पिता के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं और लड़कियां हमेशा अपनी मदर के मम्मी को फॉलो करती हैं। तो मेरा ऐसा हो गया था कि मैं मदर की सारी वो चीजें फॉलो कर रही थी। बिल्कुल ही ऑपोजिट सा था। सो समहाउ माय मदर वाज न्यू इट एंड जब मैंने ये बात उनको बताया, सो उन्होंने तो स्टार्टिंग में यही बोला कि बातें करना बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है इफ यू आर थिंकिंग दैट, बट इस चीज को कितना हद तक तुम सक्सेस कर पाओगे ये मैं नहीं कह सकती। पिताजी इस चीज के लिए कभी नहीं मानेंगे। पापा से तो बहुत ज्यादा ही डरती थी मैं बिकॉज उस वक्त पापा बहुत ज्यादा डोमिनेटिव हुआ करते थे। पंजाबी फैमिली से थी, बिल्कुल, तो एक गर्म मिजाज उनका रहता ही है। जमींदार फैमिली से भी हूँ, तो कैसे मैं अपनी चीजें शेयर करूँ। बट 14 ईयर्स की एज में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे स्टैंड लेने के लिए खुद को मजबूर कर दिया। आई हैव बीन एंड मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम था, आई वाज गिविंग, इट्स अ वेरी इमोशनल, आई कांट से, आई मीन व्हेन यू से इट्स अ, आपका शरीर नहीं नोचा जाता, आपकी आत्मा भी नोच ली जाती है। बहुत ही इमोशनल चीजें हैं बिकॉज जब भी मैं ये चीजें कहती हूँ तो वो रिकॉल हो जाता है, वो सारी चीजें वापस आ जाती हैं। आपका अपना फ्रेंड जो जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, जिस पे आप कहते हो कि आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो आपके फ्रेंड पे, और आपका ही फ्रेंड आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। आई हैव गॉन थ्रू दिस, देन आई रियलाइज्ड इफ अगर आज मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ली तो शायद मैं कभी खुद के लिए नहीं ले पाऊंगी। एंड आई टुक दिस स्टैंड, आई टोल्ड टू माई पेरेंट्स दैट इनफ, अगर आप मुझे ऐसे ही रखोगे तो शायद मैं अपनी आगे की जिंदगी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। आई हैव टू बी समवेयर एल्स। मुझे 2 पार्टों में नहीं बंटना है, मुझे एक हिस्से में रहना है और वो भी कंप्लीट होकर के रहना है। माय फादर वाज डिसाइडेड, ठीक है शायद इसे मुंबई भेज देते हैं, मुंबई जाएगी तो मुंबई महानगरी है, शायद इसकी विचारधाराएं बदल जाए, मुंबई इतना ओपन सिटी है, ओपन माइंडेड है। बट कहीं ना कहीं मेरे लिए एक ऐसा वक्त था, जैसे मैंने मुंबई का नाम सुना, मेरे सपनों का जो वो पंख है वो परवाज लेने लगा। एंड आई थॉट इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं हो सकती है। एंड आई डिसाइडेड टू कम टू मुंबई। मैं मेरी मासी के घर पे आके रहने लगी। ओके। आपको कब फील हुआ कि जो बॉडी में मैं हूँ वो बॉडी
और फीलिंग एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है या कॉन्ट्रास्ट है? मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अलग हूँ। लोगों ने ज़रूर फील कराया है कि मैं बहुत अलग हूँ। हमेशा लोग कहते थे करके कि अरे तो लड़की जैसा बिहेव क्यों करता है, तो लड़का है, यू शुड बिहेव लाइक अ बॉय। एंड आई वॉज ऑलवेज, मैं मेरे दिमाग में हमेशा ये थिंकिंग रहती थी, मैं तो लड़की हूँ, शायद मेरे शरीर में कुछ डिफरेंट है या मेरे शरीर में कुछ ऐसा है जो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करता है। एहसास 13 साल की उम्र में ही हो गया था। एंड वो जो एहसास है, समहाउ मिक्स ऑफ इमोशंस थे। रोना भी आता था जब मैं खुद को मिरर में देखती थी, एंड प्राउड भी फील होता था कि एक दिन मेरा जो खुद का जो ओरिजिनल अस्तित्व है मैं हासिल करके रहूंगी। You knew this the back then also. Since day when I gone through some kind of things, Yeah. like I have said before that I have gone through some kind of which is very shitty. Yes. और उसके पहले भी जो इमोशंस आई वाज ऑलवेज फेल्ट इन माय लाइफ, कहीं ना कहीं आई वाज न्यू इट कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या ये फीलिंग आपने कभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की एंड वो आपको बुली करने के लिए डिड दे डू व्हाट दे डिड? जो बात मैं अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाई, मैं फ्रेंड्स से कैसे शेयर करती। बहुत कम ही ऐसे फ्रेंड्स थे जिनसे मैं अपनी बातें शेयर कर पा रही थी। कुछ एक आध फ्रेंड्स थे जिनको पता चला, उन्होंने साथ उसी वक्त छोड़ दिया, और कुछ ऐसे भी फ्रेंड हैं जिन्होंने अभी तक साथ नहीं छोड़ा। आई एम वेरी लकी। तो दोज आर फ्यू पीपल इन माय लाइफ जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उनसे कभी कभी मेरी बातचीत हो जाती है। एग्जैक्टली। सो ये सारे दलदल में कहीं ना कहीं आपको वो कमल का फूल कहते हैं ना मिल ही जाता है, चाहे वो फ्रेंड्स हो या फैमिली हो। और याद रखना, कमल हमेशा विष्णु को प्रिय होता है। यस, बिल्कुल। यस। टेल मी वन थिंग कि जब आपने ये डिसाइड किया दैट दिस इज़ व्हाट यू वांट टू बी, क्या आपको ये फील हुआ कि यू आर गोइंग अगेंस्ट गॉड्स विल? जो गॉड ने आपको नेचुरली बनाया है वो आपको एक्सेप्टेड है, नहीं है? आपको क्या लगा? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अर्धनारीश्वर का नाम सुना है आपने? जी बिल्कुल। शिवा एंड शक्ति। यस। जब और शिव और शक्ति का समावेश होता है तो जीवन संपूर्ण होता है। तो मैं गॉड के अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं कर रही थी। वॉट एवर गॉड वाज शोइंग मी द पाथ, मैं तो बस फॉलो कर रही थी। लोगों ने जरूर जज किया, गॉड ने मुझे कभी जज नहीं किया है, भगवान ने मुझे कभी जज नहीं किया। और भगवान क्यों भला जज करेंगे जब वो खुद अर्धनारीश्वर का रूप है, जिनको पूरा संसार पूजता है। जब उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है तो भगवान के बनाए एक मनुष्य से भेदभाव क्यों है? अगर वो भी किसी इसी तरह का सिचुएशन में गुजर रहा है जहाँ पे उसके इमोशंस समहाउ उसके शरीर से नहीं मेल खाते, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं लगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। वाओ। सो जब हम उस ज़माने में ये सब सुना करते थे, आई एम टॉकिंग 10-15 ईयर्स बैक, तो हम सोचते थे कि यार इसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या उसको भूत आ गया है, चलो झाड़ फूक करा देते हैं या डॉक्टर के पास ले जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। सो अभी ये अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, एक चॉइस की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। सो आपको क्या लगता है इसके बारे में? आपकी चॉइसेस आपको किसी चीज़ का आपकी चॉइसेस जो हैं आपकी मानसिकता को नहीं दिखाती। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और आप अपने इस लाइफ से खुश नहीं हैं, हमारे संविधान में भी हमें पूरी आज़ादी मिली है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ लाइफ की। आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। तो जब हमारा संविधान हमें ये वो दे रहा है, पूरी मान्यता दे रहा है, तो अगर हमारा शरीर है और हम चाहते हैं कि उसको अपनी लाइफ अपनी तरीके से जिए, ब्यूटीफुली तरीके से जिए, ना कि किसी को हार्म करे, ना कि किसी के इमोशंस को हर्ट करें। क्योंकि मेरे लड़की बन जाने से किसी का इमोशंस हर्ट नहीं हो रहा है। मैं अगर एज ए लड़की की लाइफ जी रही हूँ तो मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर रही हूँ। इट वॉज दैट इज कि इट्स अ माई चॉइस बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव माई फुल्ली लाइफ एज अ वुमन। देयर इज नथिंग रॉन्ग एल्स। सो ऑफकोर्स हिज चैलेंजेस वॉज देयर। इतना ईजी नहीं था। समाज में खुद को एक ऐसा सुटेबल दर्जा दिलाना कि हाँ मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने खुद को अपनाया है, समाज को बहुत दूर से ही। जब तक आप खुद को नहीं अपनाओगे, समाज से आप खाक उम्मीद रख सकते हो कि वो आपको अपनाएगा। तो खुद को अपना लो, खुद से प्यार करो। समाज ना चाहते हुए भी आपके सच को अपना ही लेता है। यस, एग्जैक्टली। यू शुड हैव योर स्ट्रेंथ
आपकी पावर होनी चाहिए टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ. सो एक सवाल मेरे मन में ऐसे ही आया कि अभी वी हैव एक्सेप्टेड गेज, वी हैव एक्सेप्टेड लेस्बियंस. लाइक इफ टुडे आई फॉल इन लव विद अ वुमन, इट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स माय पर्सनल चॉइस. एग्जैक्टली. राइट. बट अगर मैं 15 साल और पीछे चली जाऊँ या 10 साल और पीछे चली जाऊँ, तो तभी हमें इसके बारे में पता नहीं था कि हम अपनी बॉडीज़ भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो आई वांट टू नो ऑन अ पर्सनल नोट कि व्हाई ट्रांजिशन. आप गे रहकर भी उस चीज़ को एम्ब्रेस कर सकते थे. आपके माइंड में ट्रांजिशन कैसे आया? टू बी वेरी रिस्पेक्टिव वे, जिस तरह से अभी मैंने कहा कि हर किसी को फ्रीडम ऑफ चॉइस है. यस. उनको रहने का या फिर उनको अपने तरीके से जिंदगी जीने का. मैं कभी भी खुद को एज अ गे नहीं देखती थी. मैं हमेशा खुद को एज अ वुमन देखती थी. तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, एक राइट टाइम है. और मुझे लगता है कि मैं एक लड़की हूँ, मेरी आत्मा लड़की की है, तो शरीर में बस कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड. या सो आपकी वो फीलिंग्स, जैसे एज अ वुमन आई फील फॉर अ मैन, so I come to know that yes, I have those feelings for a man, so I'm a girl. Yeah. So आपको ये love for ornaments, love for things which women admire, या मे बी साड़ी, दुपट्टा, मम्मी के लिए कुछ जेस्चर्स करना, सिर्फ उसी से आइडेंटिफाई कर पाए आप दैट यू वांट टू बी और इनसाइड यू आर अ वुमन, या फिर आपकी फीलिंग्स ने भी आपको ये चीज़ उस एज में बताई दैट यू वांट टू बी अ वुमन और प्रॉब्ली यू आर अ वुमन इनसाइड? मदरहुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मदरहुड का कोई जेंडर नहीं होता है. एंड जो मेरे अंदर वो फेमिनिटी है, जो मेरा मदरहुड है, वो मुझे हमेशा से इंस्पायर करता रहा या मुझे मोटिवेट करता रहा करके कि नहीं, अगर मैं एज ए नॉर्मल वुमन की ज़िंदगी जीती हूँ, वो ज़िंदगी मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगी अपार्ट फ्रॉम दैट ज़िंदगी जो मैं कभी नहीं चाहती थी. Okay. तो उस चीज़ ने मुझे हमेशा से इंस्पायर किया है. Wow. Yeah. And do you seek a man? Of course, yes. We as a woman, of course, yes, we need someone in our life. Yes. शिव के बिना सती नहीं, तो सती के बिना शिव कहाँ से हो सकते हैं? तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स यस, हमेशा मुझे भी लगा कि ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में कोई समवन होना चाहिए, समवन टू बी लव, समवन टू बी टच्ड. एंड ऑफ कोर्स यस, बीइंग एज अ वुमन, आई ऑलवेज फेल्ट फॉर समवन. आपका ऑपोजिट अट्रैक्शन होना, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. एग्जैक्टली. So just on a personal note, जब when you get attracted to a man and you go ahead and talk to that person, and of course ये generation बहुत honest है, ये generation बहुत upfront है, and so are you, and we are proud of that. Thank you. So when you talk to your man, say listen, this is who I am. तो क्या reaction आता है आगे से? To be very honest, आज तक मैंने जितने लोगों को भी डेट किया है, they will know my journey, they will know my things. मुझे कभी सामने से एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी कि लुक आई एम दिस, ओके, या फिर मेरी आइडेंटिटी ये है. somehow they will know it and they never raise this question that you are this, I can't take you home, I can't take you somewhere else. नहीं, I mean जितने भी जो भी मेरे पास रिलेशनशिप रहे हैं, it was beautiful and somehow I'm very lucky that जो भी मुझे पार्टनर मिले, they were very lovable, respectable. Of course yes, protection तो था ही. Yes. मेरे लिए काफी ज़्यादा protective थे, तो somehow I'm very lucky. And unconditional. Of course yes. Wow, and your love for them is unconditional as well. You can say that. And you are pet lover also, right? I am animal lover. Yes. I mean I can't imagine my life without animal, you know. आपकी लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड है, और इन सब के बीच में आपने डिसाइड किया कि आप एक एक्ट्रेस बनेंगी, एक डांसर बनेंगी, you will become an activist for animal welfare. कहाँ से आए ये सब आइडियाज? प्लीज टेल मी अबाउट योर जर्नी. इतना आसान नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, मेरी जो चाहते हैं अबाउट ग्लैम इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री कैसे शुरू हुई, वो मैं आपको एज अ शॉर्ट नोट पे बता सकती हूँ. प्लीज. आई वाज यूज्ड टू सी दिस, दूरदर्शन पे एक सीरियल आ रहा था, मैं बनूंगी मिस इंडिया. इट वाज क्वाइट वेरी लॉन्ग टाइम, जिसमें शिल्पा शिंदे एंड पाखड़ी हेगड़े वाज देयर. सो आई यूज्ड टू सी दैट सीरियल, और कहीं ना कहीं वो फैशन का जो कीड़ा है मेरे अंदर आ गया. और मुझे लगा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं भी मिस इंडिया बनूंगी और मैं भी मेरी कंट्री को इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करूंगी. और एक्टिंग का कीड़ा तो कहीं ना कहीं वो बचपन से ही था. तो
शुरुआत हो गई कहीं ना कहीं वहाँ से। और जो जब मैं मुंबई आई और मुंबई आकर के जो मेरी एक कलाकार की जिंदगी जब मेरी शुरू हुई, बस मैंने उस कीड़े को अपना लिया। और वाओ। एंड फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था जो आपने फर्स्ट कैमरा फेस कब किया आपने? इन 2017 व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर सावधान इंडिया एंड मेरा पहला टीवी डेब्यू था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। उससे पहले व्हेन आई वाज 13 और 14 इयर्स ओल्ड, मेरे डैड मुझे लेके गए थे नेशनल टेलीविजन पे, क्योंकि मैं बिहार से हूँ। तो दूरदर्शन में शाम के 7 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक पटना दूरदर्शन कुछ होता था। Okay. तो माय डैड टुक मी रियलिटी शो कॉल्ड सुर संग्राम और डांस मस्ती हंगामा काइंड ऑफ कुछ था। आई यूज्ड टू सिंग। Oh wow. I'm a classical singer. So you will get to know more about me. Yes, yes. So इसी फैमिली वॉइस के तरफ जब एक वक्त था जब मेरी यही वॉइस मेरे लिए श्राप थी। बट आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वॉइस ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। Oh, दिस please. वॉइस आई मीन ये मेरी तो वरदान है भाई। बिल्कुल। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। 2017 में मेरा पहला डेब्यू हुआ जब मैंने सावधान इंडिया एज अ क्राइम सीरीज किया, जहाँ पे मेरा किरदार मोना का था। Okay. और ये भी एक ट्रांस लीड कैरेक्टर था। इट वाज ग्रेट स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी, जहाँ पे मैं एक माँ भी बनी हूँ, मेरा बच्चा भी है। Oh, So, wow. वहाँ से मेरी जो एक डेब्यू है टीवी इंडस्ट्री की वो शुरू हुई। That's lovely. या So हमें कुछ गा के सुनाएंगे आप? हाँ बिल्कुल। क्या सुनना चाहेंगे आप? Any song of your choice. ठीक है। माय दादी यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। Wow. Amazing. Thank you. Superb. Yeah. It's You know, my amazing. दादी used to sing this song and मेरा बचपन हमेशा दादी के साथ बहुत ज़्यादा गुजरा है। तो वो पुराने सॉन्ग हमेशा गाया करती थी, लता मंगेशकर के, आशा भोसले के। आई वाज लिसनिंग, आई मीन कहीं ना कहीं पैदा तो मैं आज की जनरेशन में हुई, बट मेरे थॉट और मेरे विचार और जो मेरे म्यूजिक की तरफ जो मेरा रुझान है वो कहीं ना कहीं काफी ओल्ड रहा है। और कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। Of course. आई मीन आज की डेट में ऑफ कोर्स यस, आज की डेट में भी बहुत अच्छे सॉन्ग्स बन रहे हैं, नो डाउट। बट जो पहले के सॉन्ग हुआ करते थे जिसमें कशिश होती थी, जिसमें वर्ड्स होते थे, जो लिरिक्स होता था, सो हार्ट टचिंग। Wow. Yeah. Really? Yeah, it is. So इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब आप लोगों से मिलते हो यहाँ पे, तब वो आपसे ऐसा क्या पूछते हैं, आपको कैसे कैरेक्टर्स बताते हैं, आपका क्या टेक है when it comes to the characters you portray or you want to portray in the industry? To be very honest, very bittersweet experience I had in industry. Okay. And it's been I guess 7 years मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। और जितनी बार भी मेरा ऑडिशन हुआ है या तो वो ट्रांसजेंडर कास्टिंग्स के लिए हुआ है, बट वो काफ़ी टिपिकल स्टीरियोटिपिकल कास्टिंग होता था। हमेशा मेरे माइंड में ये चीज़ रहता था कि जब एक वुमन ट्रांस वुमन का कैरेक्टर कर सकती है तो एक ट्रांस वुमन एक्टर एक वुमन का कैरेक्टर क्यों नहीं कर सकती है। ये हमेशा से मेरे दिमाग में था। और जब भी मैंने कोशिश की ये सवाल उठाने की फिल्म मेकर्स की तरफ से और कहीं ना कहीं पैपराजी की तरफ से, ये क्वेश्चन ज़रूर रेज्ड हुआ कि हमें लगता है कि ट्रांस वुमेन्स एक्टर के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है या वो कैमरे को वो नहीं दे पाएंगे जो फिल्म मेकर्स की नीड है। तो ये हमेशा से कहीं ना कहीं टैबू रहा है इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री दिखाना भी चाहती है फिल्म में, इंडस्ट्री अवार्ड भी लेना चाहती है, इंडस्ट्री पैसे भी कमाना चाहती है, बट समहाउ एक्सेप्टेंस में बहुत ज़्यादा कमी है। 2020 से 24 के अंदर मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज बने हैं आज के डेट में। अब इन 3-4 सालों में मैंने देखा है हमारी इंडस्ट्री को प्रोग्रेसिव होते हुए। अदरवाइज इससे पहले काफ़ी रिग्रेसिव था। या सो जो इंडस्ट्री दिखाती है कि वो इतना ओपन और वेलकमिंग है, समवेयर यू फील कि वो हिपोक्रेसी है थोड़ी सी?
टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स यस, हिपोक्रेसी तो हर जगह है। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री ले लो, ग्लैमर इंडस्ट्री ले लो, फैशन इंडस्ट्री ले लो, हर जगह कहीं ना कहीं कंपटीशन है, हर जगह कहीं ना कहीं फेवरिज्म है, नेपोटिज्म की हम बात कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स यस, हम डिनाई नहीं कर सकते, तो हम अपनी आंखों से देखते हैं जी। फेवरिज्म की बात कर ले, ऑफ कोर्स यस, कांटेक्ट सबसे बड़ा। आपके अंदर चाहे कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, अगर आपकी इंडस्ट्री में कोई आपके गॉडफादर नहीं है, या फिर आप इंडस्ट्री में कोई आपको जानता नहीं है, कितने भी चाहे आप टैलेंटेड हो जाओ, आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा कांटेक्ट से ही चलती है। मैंने कई बार देखा है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारी इंडस्ट्री के लोग, अरे नहीं हम तो ऐसा नहीं करते। हजारों लोग रोज ऑडिशंस करने आते हैं मुंबई जैसे शहर में, हजारों लोग अपने सपनों को मार देते हैं, बनने तो एक्टर आते हैं बट उनकी मजबूरी, पैसों की मजबूरी, ब्रेड एंड बटर उनसे कुछ और करवा देती है। तो ये जिंदगी है, बहुत ही कम लोग हैं जो शायद जो उन सितारों तक पहुंच पाते हैं या जो एक स्टार बन पाते हैं, अदरवाइज गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। सो नव्या, अभी जैसे नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म के बारे में आपका क्या कहना है? लाइक डू यू थिंक इट इज ओके व्हेन अ फादर लॉन्चेस अ सन और अ डॉटर, और मे बी अ फैमिली मेम्बर लॉन्चेस देयर फैमिली मेम्बर्स, या आपको क्या लगता है टैलेंट है, किस्मत है, कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई talk about the A-listed celebrities, of course yes, nepotism 100% है। जरूर एक फादर चाहेगा कि उसका बेटा ग्रो करे, बिल्कुल। जरूर एक अंकल चाहेंगे कि उसका भतीजा ग्रो करे, जी। जरूर एक फिल्म मेकर चाहेगा कि उसके रिलेशनशिप में जो है सबसे पहले वो उसको ही कास्ट करे या उसको ही लॉन्च करे, तो ऑफ कोर्स इट इज देयर। बट व्हेन आल्सो वी टॉक्ड अबाउट द नेपोटिज्म, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत 50-50% की बात है, कि बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड, आई नो हर एंड शी इज बिलोंग टू फिल्म इंडस्ट्री, एंड पूरी उसकी जो रिलेशनशिप है, जो उसके जो पूरी फैमिली है, वही फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बट शी हैवंट गॉट कास्टेड एनीवेयर एल्स, एंड बहुत कुछ सहना पड़ा है उसे। तो कहीं ना कहीं मैं ऑफ कोर्स यस कहूँगी कि जो बड़े ए लिस्टेड फिल्म मेकर्स हैं जिनकी जान पहचान है, तो ऑफ कोर्स वो अपनों को कास्ट करते हैं। भाई दूसरों को कौन कास्ट करेगा, उनको तो लगता है कि अपनों को ही कास्ट करना चाहिए और उनको लॉन्च करना चाहिए बड़े लेवल पे, तो somehow of course it is there। सो मतलब टैलेंट उतना ज़रूरी नहीं है जितना आपका किस्मत और कनेक्शन। आज की डेट में अगर मैं देख लूँ तो टैलेंट को तराशा जा सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन पे वर्क करके। बिल्कुल। यहाँ पे फेस बिकता है। आज तक अगर मैंने इंडस्ट्री में देखा है, खासकर हम जब हीरो एंड हीरोइन की बात कर लें, फेस के अलावा कुछ नहीं, आपका फेस ही सब कुछ है। एक्टिंग अगर नहीं भी आती हो तो आपसे डायरेक्टर्स एक्टिंग करवा लेंगे, बट आपका फेस रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। बट आपको नहीं लगता जो एक रिकॉग्नाइज्ड फेस होता है, जो एक फेमस फेस, एक सेलिब्रिटी फेस है, कभी ना कभी वो भी तो न्यू था, वो भी तो फ्रेश था। रिप्लेसमेंट हर चीज की होती है, तो इन सब चीजों की भी रिप्लेसमेंट है, ऑफ कोर्स यस, बट जिनके गॉडफादर नहीं होते, exactly। जिनके सर पे कोई हाथ नहीं होता है, जो आउट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री होते हैं, उनके लिए स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बहुत ऑफ कोर्स। एंड आपने भी वो फेस किया है जब आप बहुत ज्यादा, कि आपका कोई रोल, I can't even tell you, I mean what I have faced in industry। जगह जगह जाओ ऑडिशन देने के लिए, लोग बोलते, ऑडिशंस तो ले लेते हैं, आपके हजारों ऑडिशंस होंगे नो डाउट, आपसे क्वेरीज भी हजारों आएंगे, लेकिन सिलेक्शन आपका होगा या नहीं, आप शॉर्ट लिस्टेड भी हो जाओगे, बट बोलेंगे वी विल गेट बैक टू यू, और वो गेट बैक टू यू कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। आता। So that is the harsh truth of the life। If you are fit in that character also, but if they have someone who is a filmmaker का कोई लगता है, भांजा भतीजा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी apart from that one। Yeah। So Navya, as a woman when you go to any office for a film or for a show or anything, क्या आपसे कभी कास्टिंग काउच के बारे में बात हुई है? Yes, to be very honest, I mean ये शायद हर एक दो ऑडिशन छोड़ के कहीं ना कहीं होता रहता है, हम आपको बड़ी फिल्म देने वाले हैं, अब आप यहाँ पे कास्ट होने वाली हैं, आपके ऑपोजिट ये हीरो है, बस आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको प्रोड्यूसर के साथ एक नाइट गुजारनी पड़ेगी। ऑन द फेस, ऑन द फेस, अरे सब करते हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, सब करती, सब बड़ी बड़ी हीरोइनें आज कैसी बड़ी हीरोइनें बनी है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज किया ही होगा ना। इस तरह के सुनने को मुझे कम से कम 100 से 200 बार मिलता है। मुझे फिर लगता है यार ये क्या है, अगर सबके साथ सोना ही होता तो फिर मैं मेहनत क्यों करूँ खुद पे, या मैं एक्टिंग वर्कशॉप क्यों लूँ, Exactly। या फिर मैं
क्यों दर ऑडिशंस दूं? बिल्कुल। So of course yes, casting couch is there, we can't deny about it. There are many fake production houses, there are many Fake who, people who tell you that they will give you work, but they won't. बट वो कभी फिल्म भी नहीं बनाते, उनकी फिल्म टेबल तक ही बनती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे होते जो फिल्म बना भी लेंगे। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो आपको कास्ट कर लेंगे, आपको लोकेशन दे देंगे, फिल्म भी बना लेंगे, वो फिल्म कभी रिलीज नहीं होती है। और उस फिल्म के बदले में आपको किन किन लोगों के नीचे से होके गुजरना पड़ता है, यू कैन डोंट नो दैट। तो आई एम समटाइम बहुत स्केयर्ड सा फील होता है कि एक ऐसी भी अंधेरी वाली इंडस्ट्री है जो लोगों को यूज कर रही है, जो लोगों को बिकॉज सही कांटेक्ट नहीं है, लोगों के पास सही पहचान नहीं कि वो जाएं किसके लिए। जो छोटे शहर से आते हैं मुंबई में बड़े सपने लेकर के, उनको तो अगर कोई भी छोटा सा भी वो दिखा दे कि हाँ भाई आप एक्टर बनोगे, तो उनके सपने तो जागते हैं, अरमान हो जाते हैं उनके उनके अरमानों का जो फायदा उठाया जाता है, उनके इमोशंस का जो फायदा उठाया जाता है। ऐसे कुछ फ्रॉड कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, ऐसे कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो ये करते हैं। इट्स अ वेरी सैड। बिल्कुल। और अभी सोशल मीडिया के ज़माने में आई थिंक इसकी अवेयरनेस और ज़्यादा हो गई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक आज से 4-5 साल पहले कास्टिंग काउच बहुत ज़्यादा हावी हो गया था, बहुत ज़्यादा। हर सेकंड पर्सन बोलता था यार मैं इस ऑडिशंस के लिए गया, मेरे साथ ये हुआ है, या फिर इस फिल्म डायरेक्टर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या मुझे इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अप्रोच किया। एंड समहाउ मेरे साथ भी 1-2 ऐसे एक्सपीरियंस हो चुके हैं जहाँ पे मैं किसी प्रोडक्शन हाउस में गई और मेरे साथ कुछ ऐसा बिहेव हुआ जहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि ओके दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड, एंड आई हैव टुक द एक्शन, आई हैव टुक द स्टैंड फॉर मी, बट मेनी पीपल हु कांट इवन स्टैंड फॉर देम, बिकॉज उनको लगता है कि अगर हम थोड़ा सा भी स्टैंड लेंगे तो मे भी हो सकता है वो मुझे ब्लैकलिस्ट कर दे, हाँ, मुझे रोल ही ना मिले, तो रोल ही ना मिले। हाँ। उस डर से बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं, बट समहाउ वो एक ट्रैप में फंसते जाते हैं और उनको आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। और एक्चुअली में जो काम देते हैं वो ये सब बुलशिट बातें कभी नहीं करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपको काम देंगे वो सिर्फ आपका टैलेंट देखेंगे, आपका एज देखेंगे, आप स्क्रीन पे कितनी फिट हो वो देखेंगे, दैट्स इट। कितना कैरेक्टर में जा रहे हो वो देखेंगे, एंड योर टैलेंट विल डेफिनेटली शो ऑन द कैमरा। एग्जैक्टली। सो आई थिंक ये चीज़ अभी इतनी अवेयरनेस हो गई है तो पीपल शुड बी स्मार्टर एज कम्पेयर टू व्हाट दे वर बिफोर। नाउ पीपल आर गेटिंग स्मार्टर, आई एम टेलिंग यू। पीपल आर नॉट लाइक, ठीक है जो रूरल एरिया से आए हैं मे बी उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, बट जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से आए हैं, जो छोटे शहरों से भी आए हैं, कहीं ना कहीं दे नो समहाउ, और उनको पता है कि कैसे खेलना है, क्या करना है। राइट। और सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है? हाउ हैज इट इम्पैक्टेड टुडेज यूथ? वेरी मच। आई कैन टेल यू कि पहले एक ऐसा वक्त था कि जब लोग अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते थे, लोगों को लगता था कि एक फिल्म और एक सीरियल ही एक ऐसी चीज रह गई है जहाँ पे हम अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, बट आज के डेट में सोशल मीडिया ने इतनी अहम भूमिका निभाई है कि आप आज जिसे देख लो हर कोई टैलेंटेड है, हर कोई इन्फ्लुएंसर है, हर कोई ब्लॉगर है। तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्लेटफॉर्म ओपन कर रहा है। अब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर का जमाना है, आ गया है अभी बहुत ज्यादा। एक एक्टर खड़ा रहे, एक इन्फ्लुएंसर खड़ा रहे, तो इन्फ्लुएंसर्स के ज्यादा फैन फॉलोइंग रहेंगे, एक एक्टर का नहीं रहेगा। तो somehow काइंड ऑफ कभी मुझे भी लगता है कि अरे यार मैं भी इन्फ्लुएंसर बन जाती हूँ। ऑफ कोर्स यू आर इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी, एब्सोल्युटली। सो आपका अभी जो कलर्स का शो आ रहा है उसके बारे में मुझे बताइए, एंड अपने रोल के बारे में, किरदार के बारे में कुछ बताइए। सो आई एम डूइंग सीरियल व्हिच इज कृष्णा मोहिनी, इट कम्स ऑन कलर्स। या तो काफी अच्छी स्टोरी है, एंड आई एम डूइंग रोल कॉल्ड प्रोफेसर अनुराधा। वाओ। या सो प्रोफेसर अनुराधा एक बहुत ही प्राउड ट्रांस वुमन है। वाओ। ओके। काफी खूबसूरत सी उसकी जर्नी रही है। उसका खुद का परिवार है, उसकी फैमिली है, उसका हस्बैंड है, एंड वो कॉलेज में जाती है और फैशन की टीचर है, एंड वो एक मोहन करके कैरेक्टर से मिलती है जो उसी तरह से गुजर रहा है जिस तरह से अनुराधा कभी ना कभी गुजरा करती थी। तो उसके इमोशंस दिखाए गए हैं, जैसे मोहन मोहिनी बनना चाहता है, और अनुराधा कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में एक सारथी का किरदार निभाती है। अनुराधा उसकी हेल्प करती है, अनुराधा उसकी मार्गदर्शिका बनती है। तो अपनी रियल लाइफ को रियल लाइफ में मैंने जिया है, एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट आई हैव डन इन माय लाइफ, आई कैन से। एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हाउस में भी और जो भी मेरी कलीग एक्ट्रेस थे, मेरे को एक्ट्रेस से, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, खासकर फहमान से, दिबात्मा साहा से, एंड कीर्ति कुलकर्णी से। दे वर स्वीट हार्ट फॉर मी। वाओ, ग्रेट। सो मैंने आपका इंस्टाग्राम थोड़ा सा देखा, थोड़ा टटोला तो उसमें आपने आपकी फिलर जर्नी भी बताई है। जी हाँ।
सो अभी आपको क्या लगता है जो फिलर्स कराते हैं, बोटॉक्स कराते हैं, पीपल, विमेन स्पेशली, दे गो अंडर द नाइफ जस्ट टू लुक दैट ब्यूटिफुल, और मे बी फॉर देमसेल्व्स आल्सो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट शोइंग इट टू वर्ल्ड, फॉर देमसेल्व्स आल्सो. सो आप क्या कहना चाहेंगे, हाउ सेफ इज इट? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर मेडिकल प्रोसीजर में, मेडिकल टर्म्स में हर किसी का प्रोज एंड कॉन्स होता है. ऑफ कोर्स ऐसे कि गोइंग अंडर द नाइफ, गोइंग थ्रू अंडर द नाइफ, तो कुछ ना कुछ आपके साथ वो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी आएंगी. बट अगर वो आपकी ब्यूटी इनहेंस कर रहा है और अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं पर्टिकुलर तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुराई है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में किसी चीज की कमी है और मुझे वो करेक्शन करना चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. अगर आप अपनी ब्यूटी इनहेंस करते हो और आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो मुझे लगता है इसमें कराने में कोई इशू नहीं है. मेनी पीपल टॉक अबाउट दैट कि हाँ प्लास्टिक के बन जाते हैं, प्लास्टिक का बन जाता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, इट्स नथिंग लाइक दैट. आप खूबसूरत दिखते हो, कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट दिखते हो, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, लोग आपकी खूबसूरती की बुराई कर रहे हैं. अगर आप बोटॉक्स करा रहे हो, फिलर्स करा रहे हो, व्हाई डू वुमेन हाइड अबाउट इट, व्हाई डू मेन हाइड अबाउट इट? It's so normal. I have very out of spoken about this. मैं काफी outspoken रही हूँ इन चीजों के बारे में कि अगर मैंने कुछ कराया है और मुझे उससे फायदा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों तक वो मैसेज पहुंचे. और हमारा जब एक पर्टिकुलर एज होता है, लाइक ऑफ कोर्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 30, आफ्टर 30, कहीं ना कहीं चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोलेजन कहीं ना कहीं वो कम होने लगता है स्किन से. तो आप अगर किसी चीज को यूज करके अपने फेस को करेक्ट कर रहे हैं या सेगिनेस को हटा रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग. आप कैमरा पर्सन है, आपको हर जगह दिखना है. आप एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट हमेशा अच्छा दिखना चाहिए. एग्जैक्टली. सो मैं इन सब चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट रही हूँ. ऑफ कोर्स इफ मैं कराती हूँ एंड मुझे लगता है कि मुझे ब्यूटीफुल रिजल्ट मिला है. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर विद जो डॉक्टर्स ने, जिन डॉक्टर्स से मैं मिली हूँ या जिन डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ जो कॉस्मेटोलॉजी इंडस्ट्री में है या डर्मेटोलॉजी इंडस्ट्री में है, दे हैव बीन डूइंग क्वाइट वेल. एग्जैक्टली. सो कमिंग बैक टू गोइंग अंडर द नाइफ, आपके लिए वो जर्नी कैसी रही when you decided to go under the knife for your transformation? Oh my God, I can't tell you. It's a very emotional. जब मेरा SRS हो रहा था, यानी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, मेरे फैमिली में से कोई भी नहीं था. सिर्फ मेरा एक फ्रेंड था जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है मेरा, वो मेरे साथ था. बहुत डर गई थी, मुझे एंजाइटी अटैक आने लगे थे. मुझे ड्रिप वगैरह चढ़ने वाले थे और थोड़ी देर में मुझे बेहोश करके वो लोग ओटी में लेके जाने वाले थे. और मैं दौड़ते दौड़ते उसके पास आई एंड आई हग्ड हिम एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि मुझे ना डर लग रहा है, मुझे नहीं कराना है, मुझे नहीं कराना है. देन ही गेव मी दैट पॉजिटिविटी दैट आई एम हियर, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अभी तुम बात कर रही हो, देखना तुम सर्जरी करा के भी आ जाओगी और तुम ठीक भी हो जाओगी. तो वो हिम्मत आई आपने? हिम्मत आई. सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए थे, मैं काफ़ी डर गई थी, बट वो बस एक दिन का छोटा सा कॉम्प्लिकेशन था. बट या इट्स अ वेरी इमोशनल. नाउ आई बिकम अ वुमन एंड आई एम एंजॉयिंग दैट वुमनहुड इन माय लाइफ. एक वुमन होना, एक वुमन के इमोशंस को ये करना, एक रियल लाइफ में उसको अपनाना, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ. Wow, even we are proud of the fact that you have accepted it and you are vocal about it. So what's your evening like? जैसे आपने अपनी मॉर्निंग रूटीन मुझे बताई कि आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने स्किन का ख्याल रखते हैं, आप ऑडिशंस देते हैं. So evening, are you a party person or are you someone who's quiet, sitting at home, working on yourself? I'm not a party person at all. I don't like parties even. I used to perform in Lalit Hotel. ये काफ़ी LGBT फ्रेंडली है और काफ़ी सेफ स्पेस है LGBT कम्युनिटी के लिए. तो मैं वहाँ पे किटीज में परफॉर्म करती हूँ. तो ऑफ कोर्स एस आई डू परफॉर्म. कभी भी मैं पार्टी हॉलिक नहीं रही. जैसे शाम हुई तो मेरा जो स्पेशल टाइम रहता है, मेरे क्वालिटी टाइम में मेरे फ्रेंड्स के साथ एक्सपेंड करना चाहती हूँ. उनके साथ ही मूवी देखूंगी, उनके साथ ही लंच या डिनर जो भी रहेगा मैं उनके साथ ही करूंगी. अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो मैं उनके साथ ही चली गई. दैट्स इट. मुझे भीड़ और ज्यादा जो क्लबिंग वगैरह है वो मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं अगर आप मुझे कहो कि नेचर में चली जाओ तो डेफिनेटली आई विल लव इट. अगर आप मुझे कह दो कि तुम झरने के पास बहुत देर तक बैठी रह सकती हो, आई कैन डू दैट. अगर आप मुझे कहोगे कि नव्या तुम क्लब चल सकती हो क्या, मेरा सर दर्द होने लगता है. आई कांट हैंडल दिस साउंड एंड क्राउड. आई कांट. यू आर क्वाइट अ डीप पर्सन. या If you're talking, अगर आप डीप बातें करना, नव्या मुझे तुम्हारे साथ बैठ के डीप बातें करनी है, मुझे कुछ बताना है, तो आई एम द लिसनर पर्सन.
मैं तुम्हारी बात सुनूंगी और अगर मुझे लगेगा कि मुझे यहाँ पे इंटरप्ट करना है, मुझे तुम्हें कुछ सजेशन देना है, डेफिनेटली मेरा इनपुट दूंगी. So I'm that person. Great. Yeah. So perform means you perform as in? I am a Kathak dancer. I'm a Bollywood dancer, so I do perform Bollywood. Okay. Yeah. Oh, nice. So there are specific evenings wherein There are specific in evening, there are specific night जो organized होता है और फिर वहाँ पे I do perform. Yeah. And the crowds, oh my God, मैं उस वक्त queen feel करती हूँ. So- जो performances होते हैं वहाँ पे, it's a fabulous. so only LGBTQ community is allowed or everybody is allowed? Everybody, Everybody, right? everybody's are welcome, and Yeah. I have performed with Sushant Digvikar as well. Okay. Rani Kohinoor, and I have performed with many of their artists, जो LGBT community के artists है. Gaga is one of them. Abhijit is one of them. So I performed with them, and they are very sweet person. I mean, I'm sure अगर आप वो performance देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनको मौका क्यों नहीं मिलता है फिल्मों में. They are so talented. अभी हमने गंगूबाई आई थिंक फिल्म देखी थी. जी. उसमें विजय राज जी ने एक रोल किया था. तो अगर No वो रोल comments. आपको दिया जाता अरे इस बारे में तो बहुत भूचाल आ गया था. मुझे पेपराजी पूछने लगे थे, मैम आप कैसे सवाल उठा रही हैं, आपको तो अगर आपको वो एक्टिंग करने दिया जाए, आपको एक्टिंग करने दिया गया. अरे भाई साहब, अरे एक मिनट सुनो. विजय राज, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, ही इज अ ग्रेट एक्टर. आई एम टॉकिंग अबाउट है कि यहाँ पे सेंस क्या बनता है. ठीक है, विजय राज इज डूइंग दैट कैरेक्टर, बहुत अच्छा उन्होंने किया है, बट यहाँ पे ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हैं, एक opportunity दे सकते एज हैं. के भी हैं, आप उनको मौका दो, उनसे वर्कशॉप्स कराओ. एक पेपराजी मुझसे पूछता है, मैम डोंट यू थिंक दैट आप लोगों के अंदर उतनी एक्टिंग स्किल नहीं है, Oh, nonsense. आपको नहीं आती हुई. अरे भाई ऑडिशन लो. हाँ. नहीं आती तो तुम वर्कशॉप लो. विजय राज के अंदर ऐसे तो जजिया बेगम नहीं आ गई होगी. Exactly. You have ऐसे to तो mold रजिया बेगम yourself. नहीं आई होगी ना भाई. उसने ऑफ कोर्स इस वर्कशॉप किया होगा, उसके बारे में रिसर्च किया होगा, बहुत सारी चीजें की गई होंगी. बॉडी की एक्टिविटी वैसी लाने के लिए वो कहीं ना कहीं ऐसे कम्युनिटी में जाके रहा होगा या उनसे बात की होगी, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी. आप एक मौका देके तो देखो. बिल्कुल. बातें करना बहुत आसान है. अपॉर्चुनिटी दो, फिर हम बात करेंगे कि किसमें कमी है और किसमें नहीं है. Exactly. And I'm sure वो opportunity बहुत जल्दी अभी आपके सामने आएगी. Of course, yes. I mean, I have been seen recently. Ekta Kapoor has casted LSD2 में Bonita Rajput. It's been a great casting. She had done पूरा 1 month का workshop था जहाँ पे 2 से 3 trans women actors थी. उनमें से एक trans women actor को cast किया गया. I'm so happy these kind of things are happening nowadays, and people are coming from the industry. But again, there is the future. I want to see our community people are working as a lead. I want to see our community people are working as in a film direction or many things. They have so much potential, they have so much talent. बस एक चीज की कमी है, मौका दो. भाई तुम मौका दे दो, फिर तुम देखो हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. वो जो इक्वालिटी है वो आपको देखनी है, चाहे वो एक बिहाइंड द कैमरा हो, फ्रंट ऑफ द कैमरा हो, इट हैज टू बी इक्वल. ये बहुत दकियानुसी बात है. लोग बोलते हैं जब भी प्राइड का मंथ आता है ना, एक पर्टिकुलर मंथ आता है प्राइड का मंथ, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड से आपसे कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी हो जाएंगे, लोग आपकी स्टोरी फीचर करेंगे. लेकिन जैसे वो मंथ जाता है, लोग अपने बिलों में घुसते हैं. जैसे चूहा अपने बिलों में घुसता है, वैसे ये लोग. So, हमेशा से जब भी प्राइड मंथ आता है, मैं पहले मेरी इंस्टाग्राम में ये स्टोरी डालूंगी, आई एम नॉट गोना डू एनी कोलैबोरेशन इन दिस मंथ, बिकॉज इफ यू आर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, इफ यू आर गिविंग मी वर्क, give every 12 months. Yes, not 1 month. 1 month से मेरे घर का bread and butter नहीं चलेगा. If I'm in this profession, मेरे bread and butter के लिए I need work. Yes, बिल्कुल. Yeah. So सिर्फ वो सिर्फ वही एक महीना काम देते हैं, बाकी जो महीने they are not there. Exactly. और आपसे बड़े बड़े ब्रांड कोलैबोरेशन करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, मैम वी वांट टू कास्ट यू, वी वांट टू कास्ट योर स्टोरी, वी हैव दिस प्रोजेक्ट, वी हैव दैट प्रोजेक्ट. बट जैसे प्राइड मंथ गया, उसके बाद आप उनको अप्रोच भी करो, they are not gonna say anything. They will not even revert you. Oh. Yes. Okay. So हमें प्राइड मंथ के बारे में बताइए. What's प्राइड मंथ, कब आता है और क्या है ये? So ये पूरे 12 महीने में जून का एक ऐसा महीना रहता है जिसको हम प्राइड मंथ कहते हैं, जिसमें हमारी कम्युनिटी LGBTQAI+ कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है. अपनी आइडेंटिटी को इम्प्रेस करती है, अपने इमोशंस को सेलिब्रेट करती है. जून के महीने में जितने भी जो ब्रांड्स है, बड़े बड़े ब्रांड्स कोलैबोरेशन के लिए आपको कांटेक्ट करते हैं और आपसे कहते हैं कि हम
आपकी स्टोरी फीचर करना चाहते हैं, या फिर हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, हम आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी स्टोरी लोगों के सामने आए। ओके। तो ये ना जाने कितने सालों से होता जा रहा है, सिर्फ उस एक मंथ में। ये एक दोगलापना है उनका, कि आपको बस वो एक पर्टिकुलर मंथ के लिए ही आपको अप्रोच करेंगे। जैसे वो मंथ चला गया, नोबडी गोना टॉक अबाउट इट। अगर आप उनको अप्रोच करोगे तो उनकी तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आएगा। तो मैं बिल्कुल तो इसके तो सबसे पहले बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ, बहुत खिलाफ हूँ कि भाई साहब आप सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर मंथ में हमें क्यों अप्रोच करते हो? बाकी का 11 महीने कहाँ गया? क्या 11 महीने, क्या उस 1 मंथ में हमारी इतनी कमाई हो जाती होगी कि 11 महीने हमारा ब्रेड एंड बटर चल जाता होगा, खासकर मुंबई जैसे शहर में? तो ये मुझे काफी दोगला रणनीति लगती है इन लोगों की। मैं काफी सख्त खिलाफ हूँ इन चीजों के। और कभी भी अगर मुझे इस मंथ में कोलैबोरेशन आता है, मैं डायरेक्टली कहती हूँ ना। मैंने कहा जून चला जाएगा, आप जुलाई में मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपके लिए काम करूंगी। जून मंथ में प्राइड के नाम पे आप मुझे यूज मत करो। they just want to show that okay, this is the month where we are They just giving want you to show work. that okay, हम डाइवर्सिटी दिखा रहे हैं, हम इंक्लूजन दिखा रहे हैं, देखो हम भी इस समाज को प्रॉपर हिस्सा दे रहे हैं, हम भी इस समाज में एम्पावरमेंट लाना चाहते हैं ताकि उनके ब्रांड की टीआरपी हो। कहीं ना कहीं उनको पता है कि LGBT कम्युनिटी एक टीआरपी का हिस्सा है। अगर वो हमें शोकेस करेंगे तो उनके ब्रांड को टीआरपी मिलेगा। और इसी टीआरपी की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद उस कोलैबोरेशन को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, बट ये इंडिविजुअल है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कभी भी अगर मुझे इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा आता है, खासकर जून के महीने में, और जो प्राइड के नाम पे, पर्टिकुलर प्राइड मंथ के नाम पे आता है, आई विल डेफिनेटली से नो। बिकॉज मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर इस महीने में काम नहीं करना है। बिल्कुल। मैं एक एक्टर हूँ, एक मॉडल हूँ, एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। मैं चाहती हूँ अगर मुझे काम मिले, मुझे 12 महीने काम मिले। तुम मुझे सिर्फ 1 महीने काम मत दो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे बिजनेस की टीआरपी बढ़ानी है, दिखावा तुम्हें है। हमारी स्टोरी, इमोशनल स्टोरी लोगों को दिखानी है, ताकि तुम तुम्हारा प्रोडक्शन या तुम्हारा जो भी उसकी टीआरपी बढ़ा सको। सॉरी, वी आर नॉट फॉर सेल। तो वो तो 12 महीने करके भी कर सकते हैं काम। Of course, I don't understanding why these month only. If you want to celebrate every month. Yeah. And this is what I do. I celebrate my each and every day and every moment of. So आपने अभी मेंशन किया कि आप टैरो रीडर भी हैं, तो वो साइड हमें बताइए कि टैरो रीडर की जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी? ये मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैम हाउ यू बिकम अ टैरो रीडर। स्पिरिचुअलिज्म से हमेशा मेरा कनेक्शन रहा है। मेरे जो पूरे खानदान है, मेरे दादाजी हो गए, मेरे पापा हो गए, महादेव के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। मेरे दादाजी काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे, उनका मंदिर था हमारे गांव में। मैं एक पंजाबी कंजर्वेटिव फैमिली से आती हूँ, बट कहीं ना कहीं हम हिंदुओं का ही अंश हैं। बिल्कुल। हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, और वहाँ से कहीं ना कहीं मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो शुरू हुई। पापा बहुत ज्यादा महादेव के भक्त थे, तो हमेशा वो कांवर उठा के सावन के महीने, अभी भी सावन का महीना शुरू होने वाला है, सो बिफोर माय डैड यूज्ड टू गो देवघर में बहुत बड़ा शिव मंदिर है, वहाँ जाया करते थे। एंड वहाँ से कहीं ना कहीं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। ऑफ कोर्स यस, थ्रू आउट मेरी जर्नी भी कहीं ना कहीं ऐसी रही है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब मुझे नहीं मिल पाता था। एंड इस एस्ट्रोलॉजी ने, इस न्यूमरोलॉजी ने, इस टैरो ने मुझे उन सवालों के जवाब दिए जो कहीं ना कहीं मेरे लिए काफ़ी अनसुलझे थे, जिनका जवाब मेरे पेरेंट्स के भी पास नहीं था। तो वहाँ से मेरी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी, आप कह सकते हो, शुरुआत हुई है। ओह, सो यू फील दैट कनेक्शन विद गॉड मोर जब आप ये स्पिरिचुअल पाथ पे आए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनर्जीज हैं, आप मानो चाहे नहीं मानो, हम चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हम अगर बात भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी के जरिए ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हमारी जबान चली जाए, अगर हम बात ना कर पाए, या हमारा शरीर काम करना बंद कर दे, तो बस ये एक बॉडी रह जाती है, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहती। तो इफ वी आर टॉकिंग, देयर इज अ एनर्जी। इफ ये माहौल बना है तो ये भी एक एनर्जी। अगर लोग मुझे सुन रहे हैं या हमें सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं ये कनेक्शन है। yes. तो मुझे हमेशा से ऐसा फील हुआ कि मेरे इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से ऐसा था कि जो फ्यूचर में होने वाला है, कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर
एक होने वाला होता था कि ये ना शायद आगे चल के होगा, एंड समहाउ कुछ दिनों के बाद वैसा होता था। तो मुझे लगता था ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जब मैंने इसके बारे में गूगल में रिसर्च किया तो आई गॉट टू नो दैट कि हाँ, अगर आपकी कुंडियां जागृत हो जाती हैं, जो आपकी 7 चक्रास हैं, अगर वो एक्टिवेट हो जाती हैं, उनमें से कोई भी एक चक्र आपका एक्टिवेट होता है, तो आपको कहीं ना कहीं वो फ्यूचर के इंट्यूशंस आने शुरू हो जाते हैं। एंड जहाँ से मेरी जो टैरो जर्नी है वो शुरू हुई। आज के डेट में मैं प्रोफेशनली टैरो रीडिंग करती हूँ लोगों को। बहुत सारे ऐसे उनके अनसुलझे सवाल हैं, उनके जवाब उनको देती हूँ। लव से रिलेटेड हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, करियर से रिलेटेड हो गया, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि थ्रू आउट दिस मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। वाओ। सो जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, क्या आप बिलीव करते हैं वहाँ नेगेटिव एनर्जी भी है? ऑफ कोर्स यस, 100% है। जहाँ देव है वहाँ दानव तो है ही। और हमारे चाहे ये सिर्फ देवी देवताओं में नहीं है, हमारे इंसान में भी है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग बहुत बुरे हैं। तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हर कोई अच्छा ही है। तो अच्छाई और बुराई मनुष्य में है, तो गॉड भी है और डेविल भी है। हम कैसे इग्नोर करें इस चीज को? ओके। सो मैं भी सरदारनी हूँ, तो हम में कहते हैं एक ओंकार। एक ओंकार, हाँ जी। सो इट मीन्स गॉड इज वन, एनर्जी इज वन, पावर इज वन। तो क्या इसका मतलब हमें लगता है कि एक ही पावर है ना, सेकंड पावर कुछ नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो? जपजी साहब का ये पाठ है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हाँ जी। तो जब ये जब हम करते हैं या फिर हम ये पाठ पढ़ते हैं, तो जपजी साहब का जब हम पूरा पाठ पढ़ते हैं तो उसमें असुरों का भी नाम आया है, उसमें गोविंद का भी नाम आया है, राम का भी नाम आया है, अल्लाह का भी नाम आया है। यस, बिल्कुल। वो सारे नाम है हमारे गुरु ग्रंथ में। तो हम इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जहाँ पे देव है वहाँ पे दानव नहीं है। तो जहाँ पे अच्छी एनर्जीज है, ऑफ कोर्स वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज भी है। सब गेम कहीं ना कहीं ये माइंड का है, हमारा माइंड हमें गेम कराता है। कहीं ना कहीं वो जो सारा खेल है, अगर हम अच्छा सोचते तो हमारी जिंदगी में अच्छा होगा, और हम बुरा सोचते हैं तो सब कुछ बुरा होना शुरू हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आपका मैनिफेस्टेशन काम करता है। It works? आप आज से मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दो, 100% इट विल वर्क। मैंने खुद ये अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है। मैनिफेस्टेशन वर्क लाइक अ आर्ट। अरे वाह। सो कुछ बताइए हमें इसके बारे में, बिकॉज इतनी सारी थियरीज हैं, समझ नहीं आता क्या करें। इट्स अ वेरी सिंपल। मेनी पीपल डू वाटर मैनिफेस्टेशन, मेनी पीपल डू लाइक जब वो सोते हैं तो कुछ प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। तो इट्स माई ऑलवेज थिंग्स कि जब भी मैं सो के उठती हूँ या सोती हूँ तो आई ऑलवेज से यूज्ड टू से दिस इन अ प्रेजेंट टेंस दैट आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ। Affirmations. So this affirmation is like a manifestation. Like if you say that I'm fine, you will be fine. If you say that I'm unhealthy, तो एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब आपकी वो एनर्जीज जो है, आपको पॉजिटिविटी वो हमेशा के लिए दूर चला जाएगा, एंड वो नेगेटिविटी आपको घेर लेगी। तो हमारे वर्ड्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं इन सब चीज़ों में। So, जो हम जो कहते हैं वो एनर्जी हमारे इर्द गिर्द होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हमें फ्रेंड्स हो चाहे वर्क एनवायरनमेंट हो, हमें अपने बहुत वाइजली सिलेक्ट करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमेशा हमसे कहा करते थे अच्छे लोगों से दोस्ती करना, अच्छी संगत में जाना। अच्छी संगत में जाना, अच्छी संगत में जाओगे तो अच्छी चीजें ही सीखोगे। जी। आप ऐसी क्या चीज़ चेंज करना चाहेंगे? मुझे जेन्युइनली लगता है सोसाइटी में, हाँ सोसाइटी में लोगों की सोच में कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगर यूनिटी लानी है तो बहुत सारे लोगों को साथ मिलना पड़ेगा। मैं खुद को चेंज कर सकती हूँ, मैं मेरे सामने एक पर्सन को चेंज कर सकती हूँ, शायद उसकी सोच चेंज कर सकती हूँ, शायद मेरे वजह से वो चेंज हो, उसकी वजह से कोई और एक चेंज हो। पूरी वर्ल्ड को तो मैं एक अकेली पर्सन चेंज नहीं कर सकती। नहीं, बट कहीं ना कहीं से एक शुरुआत तो जरूरी है। मुझे लगता है मैंने खुद से शुरुआत कर दी, और वो शुरुआत मुझे जो है मेरे ट्रांजिशन में हेल्प किया है। और ऐसे ही अगर मेरे वजह से कोई इन्फ्लुएंस होकर के वो अपनी जर्नी को अच्छा बनाता है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो ये जर्नी है कहीं ना कहीं वर्थ है। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर एक बिहार के एक ब्यूटीफुल छोटे से शहर से आप आए हो, वहाँ से अगर आप मुंबई की इतनी सक्सेसफुल जर्नी आपने की है, तो आपने कई लाइफ्स को छुआ है, मुझे लोगों लगता को छुआ है। एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनी हूँ। एब्सोल्युटली। एक मॉडल से एक रोल मॉडल बनी हूँ, और आज एक एक्ट्रेस भी हूँ। जो स्टॉक में आ चुकी हूँ, टेड टॉक्स में आ चुकी हूँ। गाँव से होकर के, गाँव से बिलोंग करके, रूरल एरिया से बिलोंग करके यहाँ तक पहुँच पाना
मुझे लगता है कच्चे चने, लोहे के चने चबाने जैसा है मेरे लिए। आसान तो नहीं रहा है, बट कहीं ना कहीं अभी मंजिल बहुत बाकी है। बट आपने इतना मुस्कुराते कुछ होने, हुए किया इतना है। कुछ अचीव किया है, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, अभी और भी कुछ अचीव करना है। अभी समाज के लिए इंस्पिरेशन बनना है, इंडस्ट्री में कुछ ऐसा करना है जो मैं कह सकूं, या फिर आगे आने वाला जनरेशन कह सके कि नव्या सिंह हैज डिड समथिंग व्हिच इज इंस्पायरिंग अदर्स। या Wow. So this is your goal ऑफ कोर्स, यस, for future. ऑफ कोर्स। Great. So thank you so much, Navya. It was a pleasure knowing you. It was a pleasure knowing your journey, your thought process, things that have been touched personally to me. So thank you so much for being on my show. Thank you so much, Ashmita, for inviting Thank me. you. It's so much pleasure over here, and I have talked a lot, and I guess few of things might be लोगों को touch करे, and I want everybody, please watch this podcast. मैं चाहती हूँ कि आप ये podcast देखें, और अगर मेरी किसी भी चीज़ से आपको इंस्पायर होते हैं तो मुझे लगता है वो मेरे लिए काफ़ी बर्थफुल रहेगा। Thank you so much, Navya. It was a pleasure knowing you. I'm really honored. You touched my heart as well. So thank you so much. Thank you. Pleasure having you here. Thank you. फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका। फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.